लोहड़ी का त्योहार आने वाला था। प्रीति की जेठानी सुमन इस बार बहुत बड़ी लोहड़ी सेलिब्रेशन करने वाली थी, इसलिए वो सबको इनविटेशन देने में लगी हुई थी। इस बार तो सब रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। मैं लोहड़ी पर इतने बढ़िया इंतजाम करने वाली हूँ। अच्छा खासा खर्चा कर देना जी, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। हाँ हाँ कर लेना। विजय और प्रीति को बोल दिया तुमने? उन्हें क्या करना है बुलाकर? कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की। सुमन, लोहड़ी खुशियों का त्योहार है। इसमें लड़ाई झगड़ा मनमुटाव अच्छे नहीं लगते। लोहड़ी खुशियों का और मेलजोल का त्योहार है, इसलिए बुला लो। जब सारे रिश्तेदार आएंगे और सगा भाई ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा। सुमन को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए वो अपनी देवरानी प्रीति को पसंद नहीं करती थी। प्रीति का पति विजय ठीक ठाक ही कमाता था, इस वजह से उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। बेमन से विजय के कहने पर सुमन प्रीति के घर लोहड़ी के फंक्शन के लिए इनविटेशन देने के लिए चली गई, पर वहां जाकर भी उसने उन्हें ज्यादा इज्जत के साथ नहीं बुलाया, बल्कि ताने देकर चली गई। प्रीति, ये ले लोहड़ी के फंक्शन का कार्ड है। इस बार मैं लोहड़ी का फंक्शन बहुत बड़ा कर रही हूँ, तो तुम और विजय भी बच्चों के साथ आ जाना। ध्यान रहे थोड़े कपड़े ठीक ठाक ही पहनना। अच्छा मैं चलती हूँ। पता नहीं भाभी को हमसे क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इनके जैसे पैसे वाले नहीं है तो कम से कम हमारा अपमान तो ना करें। कोई बात नहीं प्रीति, हमें तो अजय भैया के मुंह को जाना है। उनका फोन आ गया था जब मैं दुकान पर था। कोई बात नहीं, लोहड़ी का त्योहार है। अब खुद कहने आई हैं भाभी तो थोड़ी देर के लिए हो आएंगे। वैसे कुछ ले जाना है तो बता दो, मैं लेता आऊंगा। एक डिब्बा गजक रेवड़ी का लेते आना। बाकी मैंने जो एक शॉल खरीदी थी वो सोच रही थी लेती जाऊंगी। प्रीति और विजय दोनों लोहड़ी के फंक्शन के लिए तैयार हुए और लोहड़ी के फंक्शन में पहुंच गए, पर सुमन ने वही हरकत की। उसने उनकी कोई इज्जत नहीं की। भाभी, ये शॉल आपके लिए लाई थी। ये शॉल? ये तो मैं बिल्कुल भी ना पहनूं। मैं ऐसी शॉलें नहीं पहनती, इतनी सस्ती 100 रुपए की मार्केट में फर्ड पर मिलती है। मैंने अपनी काम वाली सुनीता को खरीद कर दी है। वो देखो, सुनीता ने जो ओढ़ी हुई है वो ऐसी ही शॉल है। अब सुमन, प्रीति बहुत प्यार से लेकर आई है। तुम पता नहीं कब सुधरोगी। नहीं पहननी तो कम से कम लेकर रख लो, सब सुन रहे हैं। सुमन ने शॉल लेकर मेज पर रख दिया और दूसरे मेहमानों के वेलकम के लिए चली गई। अजय ने गजक रेवड़ी का डिब्बा विजय के हाथ से ले लिया। सब लोग लोहड़ी जलाने की तैयारी में लग गए। इतनी देर में खाना भी शुरू हो गया था। प्रीति अपनी बेटी पूजा के लिए खाना डाल रही थी। मम्मी, मुझे चाउमीन खानी है। हाँ बेटा, अभी डालती हूँ। खिलाओ खिलाओ, भरपेट खिलाओ। घर में तो तुम्हें इतना बढ़िया खाना खाने को अब मौका ही नहीं मिलता होगा। वैसे प्लेटों का ध्यान रखना, गिनती की प्लेट्स हैं। एक प्लेट पूरे 2000 की है। कभी ऐसा हो तुम थोड़ी थोड़ी चीज डालने के चक्कर में बार बार प्लेट यूज करो। यहाँ प्लेट गिन कर मिलेगी। अब वो अलग बात है, जो लोग मुझे अच्छा सगन देकर जाएंगे वो तो जितनी मर्जी प्लेटें यूज करें, वो तो मेहमान है। अब तुम घर की हो तो तुम्हें तो मैं मना कर ही सकती हूँ ना। खाओ पूजा बेटा, खाओ, जितनी मर्जी खाओ। अच्छा, मैं और मेहमानों को देख लूं। प्रिया, वंश, दोनों आग के पास से हटो। सुनीता, इनका ध्यान रख, दोनों आग के पास खेल रहे हैं। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। खैर, सब मेहमानों के बीच उसने अपनी आंसुओं को छुपा लिया और अपनी बेटी को खाना खिलाने लगी। प्रीति का तो मन ही नहीं था कि वो खाना खाए, इसलिए उसने खुद कुछ नहीं खाया और ना ही उसने ये बात विजय को बताई, वरना विजय को गुस्सा आ जाता और फंक्शन में लड़ाई हो जाती। इसलिए प्रीति चुप रही। सब लोगों ने लोहड़ी की पूजा की। उसके बाद सब ढोल पर डांस करने लगे। सुमन बाकी के रिश्तेदारों के साथ खूब डांस कर रही थी, पर उसने एक बार भी प्रीति को डांस के लिए नहीं बुलाया। प्रीति वहीं साइड में खड़ी रही। अजय और विजय दूसरी तरफ थे। अचानक डांस करते हुए सुमन लोहड़ी की आग के बहुत ज्यादा करीब हो गई। अचानक उसकी साड़ी के पल्ले में आग लग गई। सुमन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। सब लोग घबरा गए। इतनी देर में प्रीति दौड़कर आई और उसने अपने हाथों से आग को बुझा दिया। सुमन बहुत घबरा गई थी। सुमन, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पता ही नहीं चला डांस करते करते कब पल्ले में आग लग गई। भाभी, ये लो पानी पी लो। सुमन पानी पीते हुए सोच रही थी कि जब आग लगी तो सभी रिश्तेदारों में सबसे पहले प्रीति दौड़ कर आई। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और जल्दी से आग को बुझा दिया। एक मैं हूँ जो प्रीति को कुछ नहीं समझती। एक प्रीति है जिसने आज सबसे पहले आकर मुझे आग से बचाया। मैं भी कितनी गलत हूँ, कितना गुरूर पैसे का। मुझे तो अपने आप पर शर्म आती है कि मैं इतनी घमंडी कब से हो गई। नहीं, अब और नहीं। मुझे अपने स्वभाव को खुद ठीक करना होगा। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं।
भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सब एक साथ खाएंगे। सुनिए, वेटर को कहिए सबका खाना एक साथ लगाएगा। कितने समय से हमने एक साथ बैठकर नहीं खाया। प्रीति यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। अरे सुनीता, जरा वो शॉल तो दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सोच रही हूँ जो शॉल प्रीति लाई है वही ओढ़ लूं। ये लो दीदी। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुमन से उसे वही सम्मान और इज्जत मिल गई थी जिसकी वो हमेशा से चाह रखती थी। व्यक्ति सबसे सम्मान की ही तो उम्मीद रखता है। जब अपने सम्मान देते हैं तो व्यक्ति की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सुमन प्रीति की लाई हुई शॉल जब ओढ़ती है तो प्रीति को बहुत खुशी होती है। सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को न दोहराने का खुद से वादा किया। और फिर देवरानी और जेठानी के रिश्तों में जो थोड़ी बहुत तकरार थी उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। लोहड़ी का त्योहार उस दिन दोनों के रिश्तों में एक नई खुशहाली लेकर आया। आओ छोटी बहू, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है, तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी, पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। ये जेठानी तो आइटम हम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी? ऊपर से ये मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी, लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में, आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी
अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ, पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो, रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने ही वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी